नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। और बात जिस तरह से उदयपुर में जो घटना हुई उसको लेकर है कि उदयपुर हत्याकांड, सुरक्षा और सियासत। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की बर्बर हत्या मामले की जांच एनआईए ने टेक ओवर कर ली। एनआईए की टीम ने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया। इसके अलावा एफएसएल की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की टीम भी थी। आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में गुरुवार को उदयपुर में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान लोगों ने विरोध जुलूस भी निकाला। भारी सुरक्षा के बीच जुलूस निकालने के दौरान लोगों ने भगवा झंडा भी लहराया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर लोग काफी गुस्से में नजर आए। जुलूस के दौरान पत्थर फेंके जाने की भी खबर है। उदयपुर घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपराधी किसी भी धर्म या समुदाय का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उदयपुर घटना पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि मैं इसे आतंकी हमला मानूंगा। सरकार ने भी कहा है कि इसे एक तरह से आतंकी हमले की नजर से ही देखना पड़ेगा। आरोपी पकड़े गए हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इन्हें ऐसी सजा मिले। बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अब जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही हैं उससे साफ है कि गहलोत सरकार सुरक्षा के मामले में सोती रही। खबर है कि मृतक को नियमित रूप से धमकी भरे फोन आते थे और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कन्हैयालाल की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। वैसे हत्यारों ने कांड से कुछ दिनों पहले हथियारों के साथ वीडियो जारी किया था। इस पर भी पुलिस सचेत नहीं हुई। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी उदयपुर में युवाओं को भड़काने का काम करते थे। ये भी जानकारी सामने आई कि दोनों दावत इस्लामी नाम के पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हैं। एनआईए सूत्रों के अनुसार रियाज और मोहम्मद राजस्थान के 8 जिलों में आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल बना रहे थे। वे गरीब और बेरोजगार युवाओं को उकसाकर स्लीपर सेल बनाना चाहते थे। आशंका जताई जा रही है कि ये स्लीपर सेल आईएसआईएस के लिए बनाए जा रहे थे। इसके लिए अरब देशों से फंडिंग भी की गई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। मुस्लिम देशों की मीडिया ने भी इस खबर की कवरेज की है। इस्लामिक देश तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड ने भी इस घटना पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। समाचार एजेंसी राइटर्स के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में लिखा गया है, उदयपुर जिले के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि उदयपुर की घटना का हिंदू बहुल देश में गंभीर परिणाम हो सकता है। सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। कतर बेस्ड अल जजीरा ने भी इस पर कवरेज की है। अल जजीरा ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया। इस आर्टिकल के अंत में लिखा है, आलोचक मोदी की बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर रखने और बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। सवाल कई उठ रहे हैं। क्या गहलोत सरकार सुरक्षा के मामले में सोती रही? दावत इस्लामी पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हैं आरोपी। क्यों धमकी भरे फोन की शिकायत पर पुलिस ने नहीं ली सुध? क्या आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल बना रहे थे आरोपी? तमाम सवाल हैं, इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम अपने इस खास कार्यक्रम मुद्दा में। लेकिन उससे पहले हम ये सुन लेते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कन्हैयालाल जो कि जिनकी हत्या कर दी गई है, उनके घर पहुंचे और मुआवजे को लेकर चेक भी दिया। ये हत्या जो है बहुत ही जघन्य हत्या हुई है। इसने पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को हिला के रख दिया है। 30 रुपये घटना हुई है और अपराधी को पकड़ा गया। हमारी पुलिस ने, एसओजी ने अच्छा काम किया। एक तरफ हत्यारों को पकड़ लिया और दूसरी तरफ मालूम कर लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध है। मेन बात यह है, इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये पिक्चर के अंदर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही ये भी कहा कि जांच में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच होनी चाहिए। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि सियासत में इतना भी आदमी को लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था हाशिए पर चली जाए। और इसी तरह के सवाल भी गहलोत सरकार पर खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी उदयपुर में कई इस तरह की घटनाएं सामने आई जिसमें उथल पुथल मची, दो समुदायों के बीच झगड़े हुए, उसके बाद आगजनी की घटनाएं आई, कर्फ्यू लगाया गया। तो ये एक आम सा जीवन हो गया है राजस्थान में,
जब कर्फ्यू लग जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तूल पकड़ता है, आगजनी होती है, और ये घटनाएं कुछ अगर हाल में देखें तो लगातार बढ़ती नज़र आ रही। इसके पीछे का कारण क्या है कि अगर इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं तो निश्चित तौर पर इसके पीछे प्रशासन जिम्मेदार है। और क्या प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि 2 शख्स लगातार धमका रहे हैं, 2 शख्स लगातार युवाओं को बरगला रहे हैं, 2 शख्स लगातार एक वीडियो जारी करके धमकी दे रहे हैं, और एक शख्स जिसको धमकियां मिल रही हैं वो डरा सहमा पुलिस प्रशासन के पास पहुंचता है इस बात को लेकर के इस विषय पर गंभीरता दिखाई जाए, हमारी जान को खतरा है, और पुलिस प्रशासन सोया रहता है। आज जब बात चली है, मामला तूल पकड़ा है, तो जिस तरह से जांच हो रही है उस पर गंभीरता दिखाई जा रही है, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने निकल कर आई हैं उससे कई गंभीर सवाल हैं। तो जब इस तरह के सवाल खड़े होते हैं तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, सुरक्षा व्यवस्था पर क्या जो एजेंसियां हैं वो नाकाम रहीं ये पता लगाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आज कहा जा रहा है कि ये आतंकी घटना है, तो क्या सोया रहा प्रशासन अब तक? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। दीपक बघेल, प्रवक्ता बीजेपी, जया ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, ओपी सागर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों की कि आखिर चूक कहाँ हुई। मनमोहन झा गामा AIMIM के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जया जी, एक गंभीर चूक, सियासत में इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर प्रशासनिक चूक हो जाए। अब जिस तरह की बातें आ रही कि आतंकी हमला है, तो इसका मतलब तो ये माना जाए कि सियासत में इस कदर लोग मशगूल हो गए कि एक व्यक्ति जो लगातार धमकी झेल रहा था प्रशासन के पास पहुंचता है, पुलिस प्रशासन के पास, और कहता है, सुरक्षा की गुहार लगाता है, और पुलिस बिल्कुल खामोश बैठी रहती है। लगता नहीं कि ये जो बहुत ही शर्मनाक घटना है और उसके लिए कहीं ना कहीं दंडित किए जाने चाहिए अधिकारी, और पुलिस की जो प्रणाली है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार इसमें सही तरीके से इसको डील करेगी, पर ये जो एक्टिव हुई है वो थोड़ा सा डिले है, इसे गुरेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस पर पहले एक्शन लिए होते तो निश्चित रूप से आज वो शख्स जिंदा होता और इन चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल आता। नहीं, लेकिन कहाँ पर चूक हुई? क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह से राजस्थान अस्थिर होता हुआ दिख रहा है, सरकार सोती रही। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। कुछ मुझे लगता है इसमें बीजेपी का भी रोल रहता है कि जहाँ पे भी उनके स्टेट में सरकार नहीं होती है वहाँ पे वो अब इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? अगर एक व्यक्ति को लगातार धमकियां मिल रही हैं, एक व्यक्ति बरगला रहा है युवाओं को और वो अपने वीडियो शेयर कर रहा है, इस तरह की घटना, और एक इंसान लगातार पुलिस के पास जा रहा है, तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? नहीं, नुपुर जी ने जब अभी बीच में उनका जो स्टेटमेंट आया और जिस तरीके से उन्होंने बोला है उससे निश्चित रूप से दंगे भड़कने वाली बात है, क्योंकि कई जो एलिमेंटली कह सकते हैं आप, जो मोमडन कम्युनिटी है वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जबकि इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे देश में हमने जब उन्हें उस समय पे एक्सेप्ट किया था तो निश्चित रूप से अपनी नाकामियों को आप ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के नुपुर शर्मा का बयान इस तरह के काम कर रहा है, लेकिन सवाल तो यह है कि आपके राज्य में तो अपने लोगों की चिंता आपको होनी चाहिए ना, उनकी सुरक्षा का जिम्मा तो वहाँ की राज्य सरकारों पर है। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग तो कर ही रहे हैं, पर इन चीजों को बढ़ावा मिला है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो उनको दोष देते रहेंगे आप? सवाल तो ये है कि वहां पर कार्रवाई किस तरह की हो रही? आपने इतना मजबूत अपना जो सेल है वो क्यों नहीं बना रखा? प्रशासनिक जो ढांचा है वो कहां चला गया? आपका इंटेलिजेंस कहां चला गया? निश्चित रूप से इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और हम लोग इसमें करेंगे। इसी बात का तो फायदा लेते हैं सियासी, फिर जब उनको वोट बैंक जनता का मिलता है बेशुमार, तो आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत इस्तेमाल कर रही प्रशासनिक एजेंसियों का। तो सवाल तो यही है कि चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, यहां पर भी इसी तरह की बात सामने है कि आप अपने यहां के लोगों को सुरक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है। दीपक बघेल जी,
आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात आती है और ये एक आतंकी हमला है तो नाकामी कोई एक नहीं ले सकता है। धन्यवाद रविंद्र जी। मैं जानता हूं प्रवक्ता कांग्रेस की क्या परेशानी है, किसी प्रकार से पार्टी को डिफेंड करना है, पर वो नहीं बता पाएंगे इसमें किस प्रकार से राजस्थान सरकार की गलती है और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की गलती है। मैं देखिए पक्के बताता हूँ आपको किस प्रकार से जो लॉ एक विषय होता है स्टेट का, वो मुख्यमंत्री के पास में होता है, उसके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार काम करती। ये वहां पर लगातार हुआ। उससे पहले भी जिस प्रकार से जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लगातार कांग्रेस करती आई है, उसका एक नतीजा है जो नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति का तो आरोप वो आप पे लगा रहे हैं कि नूपुर शर्मा ने जिस तरह का बयान दिया उसके लेकर जिस तरह की कार्रवाई हुई उसके बाद इस तरह की चीजें घटित होती हैं, तो इस तरह की बयानबाजी होती क्यों है? रविंद्र जी, लगातार देखिए तुष्टीकरण की राजनीति इस प्रकार से होती है। करौली के अंदर हिंसा होती है, उसके बाद भी उस विशेष समुदाय को ये लोग बढ़ावा देते हैं। उसके बाद जोधपुर के अंदर भी हिंसा होती है, उसके बाद भी उस विशेष समुदाय को बढ़ावा देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। इस प्रकार से आप देख लीजिए कि उन्होंने अपने एक एप्लीकेशन लगाई, जिस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि उनको जान का खतरा है, तो उस पर पुलिस उनसे सुलह कराती है। और उसी से पहले अगर नुपुर शर्मा वाली बात पर अगर उनके पोस्ट शेयर की बात आती है तो उस पर पुलिस जाकर उनको अरेस्ट करती है और उनको बेल लेकर आना पड़ता है। ये किस प्रकार से दो चेहरे की सरकार के जो नजर आते हैं। देखिए, इसमें गलती एक बात की नहीं है। जब मदनी जैसी लोग वहां पर राजस्थान के अंदर किस प्रकार से अपना बयानबाजी देते हैं कि कोई नबी की शान में अगर गुस्ताखी करेगा तो उसकी आंख नोच ली जाएगी, हाथ काट लिए जाएंगे। और ऐसी घटना किसी ऐसा नहीं कि कहीं अकेले में की हो, वो राजस्थान सरकार की पुलिस के सामने की है। तो ये घटनाएं बताती हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण राजस्थान की सरकार ने किया। ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ऐसे कोई अपराध होते हैं तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, और कार्रवाई आपने भी देखी है और सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं होती है तो उस पर लगातार कार्रवाई करने का काम अगर किसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी किसी प्रकार से संप्रदायवाद को बढ़ावा नहीं देती है। और ये लगातार इनने अपनी नाकामियां को सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालना है। लॉ जितना वह संभालना था वो इनके स्टेट का काम था, इनके मुख्यमंत्री का काम था। अपीसमेंट की राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति में इतने डूब गए, वोट बैंक की तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जिस तरह की बात कही जा रही है कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है, तो सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या सोती रही? उनको कानो कान खबर नहीं हुई कि आतंकी संगठन IS को लेकर जो बात चल रही है कि वहां पर आपकी जो इंटेलिजेंस कंपनियां हैं वो सोती रही, एजेंसियां सारी, और इतना बड़ा काम हो गया। वहां पर स्लीपर सेल्स तैयार करने की कोशिश की जा रही, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही। रविंद्र जी, इस पे NIA अपने जांच कर रही है और देखिए जांच के बाद काफी सारी चीजें लगातार स्पष्ट होती आएंगी। इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार काम कर रही है, पर इनपुट नीचे से मिलते हैं, इनपुट राजस्थान गवर्नमेंट से मिलते हैं। वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है, जो मैन टू मैन उनकी बातें होती है, उनसे इनपुट्स मिलते हैं। और तो सियासत के इस दौर में तालमेल नहीं है ना आपस में? आपके लिए देश पीछे रह जाता है और सियासत आगे आ जाती है ना? जी, जब उसने व्हाट्सएप पे अपने जो वीडियोस बना के शेयर किए, अगर यही इनपुट अगर इन्होंने शेयर किए होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज पूरे देश के अंदर रोष है, आज हर एक इंसान डरा हुआ है, आज न जाने कौन। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। मौलाना कुन्नी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, AIMIM के नेता हैं। मौलाना जी, क्या कहेंगे इस घटना पर आप? जिस तरह से वीडियो डाला गया, जिस तरह से हथियार लहराए गए, जिस तरह से स्लीपर सेल्स तैयार हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, जो भी आपने कहा कि मैं जो हूँ शिया धर्मगुरु हूँ, मौलाना अली हुसैन कुन्नी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ जी। और दूसरी बात ये है कि जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत गलत हो रही हैं और हमारे मुल्क के हालात तो खराब हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि सरकार को चाहिए सब कदम उठाए, ऐसे आतंकवादी, ऐसे दहशतगर्दों पर सब कार्रवाई करें। अगर कोई किसी गला काटता है तो उसकी सजा गले काटता ही होना चाहिए। कोर्ट में पेश करके तो देते। अगर एक आदमी का ऐसा गला कट जाए जिसने ऐसे जुल्म किया है, किसी बेखता को मारा है, तो और लोग जो है सही हो जाएंगे। हमारी क्या इस पर लेकर भी तो एक मुहिम होनी चाहिए ना, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आवाज उठनी चाहिए, इसको लेकर भी एक रैली निकलनी चाहिए। जी 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 जी। और अगर ये हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर अमन, मोहब्बत, भाईचारा, क्योंकि हमारे देश के बहुत अच्छे लोग हैं, मुल्क के अंदर प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, कहते रहते हैं। इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया में मैं सैकड़ों मुल्कों में जाता हूँ, इतना अच्छा मुल्क कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे हर धर्म, ठीक है, मतलब हर कौम जो प्यार मोहब्बत। चलिए OP सागर जी, ठीक है कुन्नी साहब आते हैं आपके पास। OP सागर जी, आप चूंकि एक अधिकारी के तौर पर भी आपको सारी चीजें बहुत गंभीरता से पता है और तह तक आप जाते हैं, समझते भी हैं कानूनी दांव पेच। सियासत के इस दौर में देशभक्ति की बात की जाती है, लेकिन जब
इस तरह की चूक होती है, लोगों की सुरक्षा की बात आती है, एक व्यक्ति लगातार ये गुहार लगा रहा है पुलिस से कि हमें सुरक्षा चाहिए और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, किसका दोष मानते हैं? और साथ ही इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके पीछे के कारण को हम समझना चाहते हैं और पुलिस की इस लापरवाही को भी समझना चाहते हैं। चूक कहाँ पर हुई, आप क्या मानते हैं? रविंद्र जी, इसमें देखिए, ये घटना आप देशभक्ति या उससे जोड़ के नहीं देखा जा सकता। नहीं, मैंने सिर्फ ये कहना चाहा कि देशभक्ति की तो बात होती है, लेकिन सियासत भी साथ साथ चलती है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो इसमें किसकी चूक मानेंगे? देखिए, चूक तो है ही, प्रशासनिक चूक इतना ही कहेंगे कि पुलिस को जब एक सूचना मिली थी और सूचना में उनको खतरा बताया गया था, तो खतरे को उन्होंने ठीक तरीके से उसका आकलन नहीं किया। ये जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, LIU जिसको कहते हैं बड़े साधारण भाषा में, वो उसको जो है ये बात एसेस कर लेनी चाहिए थी। कन्हैया लाल कोई इतने बड़े फिगर नहीं थे कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा कोई ध्यान केंद्रित करता, लेकिन ऐसी थ्रेट मिलने के बाद में तो इसका बहुत गंभीरता से जो है आकलन करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने स्थानीय पुलिस ने किया है कि उन्होंने बहुत साधारण तरीके से ले लिया, दूसरे पार्टी को बुला के, और उन्होंने सिंपल सी बात उनको मानते हुए और आसानी से इसको निपटाने का सोचा, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए था। शायद गंभीरता से लेते तो ये दुखद घटना नहीं होती, उनकी जान जाने से भी बच सकते थे। तो ये जो तालमेल क्यों नहीं बन पाता? कई बार इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं कि प्रशासन में, राज्य सरकारों में, केंद्र सरकारों के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठ पाता है, और ये जब तालमेल नहीं बैठ पाता है तो कई ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं कि जिनके बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। OP सागर जी से हम चर्चा कर रहे थे। OP सागर जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रशासनिक अमला है उसकी ढिलाई की तो आपने बात करी है, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर जब बात आती है आतंकी हमलों की, तो एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ने की बजाय एकता नजर क्यों नहीं आती, तालमेल नजर क्यों नहीं आता? और इस पर अब तक कोई काम किया भी गया है या नहीं? देखिए, इसमें दो स्तरीय जांच का विषय ही नहीं था। इसमें स्टेट और सेंट्रल की मामला ही नहीं था, क्योंकि कोई भी फीडबैक सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया हुआ था कि इनको कोई थ्रेट है। इसलिए स्टेट, ये सीधे एक स्टेट का मैटर था और स्थानीय पुलिस को करना था, राज्य प्रशासन को करना था। तो इसमें मैं समझता हूँ सेंटर को इसमें तो कोई मतलब ही नहीं था। और अब कैसे उन्होंने जो है ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये राजनीतिक रूप से जो लोग सक्रिय हो जाते हैं उनका काम ये हो जाता है कि वो एक दूसरे को दोषारोपण कर लेते हैं। लेकिन इसमें दोषारोपण की बात नहीं है। देखिए रविंद्र जी, बहुत सिंपल सी बात है, एक घटना है। घटना जरूर एक ऐसे मुद्दे को लेके हुई है जो कि देश में एक खलबली बचा दी उसने, और इंटरनेशनली इसको जो कहा गया, इंटरनेशनली मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल एरेना में जिस हिसाब से बात उठाई गई, ये गलत उठाई गई। इसको हमारे यानी सरकार कहीं ना कहीं सियासत कर रही है, अगर वो ये कहती है। यूएनओ में उन्होंने भी साफ तौर से कह दिया कि ये देश के अंदरूनी मैटर है, इसमें कहते हैं बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं है। इंटरनेशनल पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसको उठाने के कोई सरोकार ही नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए था। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा राजनीति करने की जरूरत नहीं है। एक जो ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकती है, क्योंकि इसमें एक इन्वॉल्वमेंट पाया गया है कि इनका आतंकवादी, इसको ये भी कहा जा रहा है दावते इस्लामी पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हैं। इसीलिए तो NIA को दी गई है ये जांच, जो NIA को इसीलिए दी गई है कि ये दावते इस्लामी या फिर वैसे तो PFI के लोगों से बीच में किया गया है, और जो संगठन है तहरीके लब्बाक, इन लोगों को भी रडार पर रखा गया है। ये सब क्योंकि कौन से ऐसे लोग सक्रिय हैं, क्योंकि ये घटना से अंत हम नहीं मान सकते। पता नहीं इस तरीके के कितना उन्माद फैलाने वाले और संगठन हैं जो कि भटके हुए लोगों को अपना आसानी से उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। जय ठाकुर जी, आप आशा करते हैं आप सुन रही होंगे और समझ भी रही होंगी।
कि इस मामले पर जो पल्ला झाड़ने का काम किया जाता है वो ठीक नहीं है। सरकार की खामियां रही हैं, आपकी लोकल यूनिट कहीं ना कहीं पर पूरी तरह से फेल रही है। जी, निश्चित रूप से मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और अगर इसमें पहले उनको थ्रेट कॉल मिले थे तो निश्चित रूप से उस पर अगर कार्रवाई हो जाती तो ये चीजें रुक जाती। पर आजकल सोशल मीडिया का जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है, कोई भी व्यक्ति, सिर्फ ये घटना ही नहीं, अन्य भी घटनाएं, लोग सुसाइड करते हैं और सुसाइड करते हुए अपना वीडियो बना के डालते हैं। तो इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। मीडिया का तो ये सुसाइड का मामला तो नहीं है ना, ये तो सुरक्षा का मामला है। नहीं, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सर, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से किसी भी तरीके के वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं तो उन पे भी कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि आप किस तरीके का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। एक व्यक्ति हथियार दिखा रहा है, गला काट रहा है, वो अपलोड हो रहा है, मतलब ये चीजें रुकनी चाहिए। ठीक, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन समझना होगा कि सरकार क्या सोचती है, क्योंकि जिस तरह की घटना सामने आई है पूरे देश में उसको लेकर एक नाराजगी बनी हुई है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। दीपक बघेल जी, अल जजीरा चैनल, चूंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी बात करी, अल जजीरा चैनल ने अब एक कवरेज की और भारत को लेकर कई बातें भी कही। उन्होंने आर्टिकल जो दिया उसके अंत में लिखा है कि आलोचक मोदी की बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर रखने और बांटने वाली रणनीति का उसने आरोप लगाया है। यानी कि नूपुर शर्मा के बयान से शुरू हुई ये चीज़ें अब इस हद तक पहुंच गई हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी कि इस तरह के बयान ना आए कम से कम सामने? देखिए रविंद्र जी, इसके लिए जिम्मेदार कोई एक नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार पहले तो वो सरकार है जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम था, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया। उसके बाद में मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति जो कौन करता है, वो दूसरा कारण कौन है। करता है इसमें कारण की वो नहीं, इस तरह के बयान आते क्यों हैं? मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको रविंद्र जी, वो लगातार जो मदरसों के अंदर उनको शिक्षा दी जाती है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सब तन से जुदा। आज देखिए वही घटनाएं सामने आ रही है, जो लगातार इन लोगों का संरक्षण करते आए, इन लोगों को बढ़ाते आए, बढ़ावा देते आए। आज उन्हीं का कारण है कि आज घटना देश के अंदर हुई। आज देखिए भरोसा उठा है, आज आप में और हम में से एक भरोसा उठाए, और मुझे व्यक्तिगत लगता है कि मैं अगर किसी के पास में जाता हूँ और कोई बयान देता हूँ और उसके बाद कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे गले पर रख के चाकू काट देगा, तो इसका भरोसा नहीं हो पा रहा कि ये घटना इतनी, ये छोटी कोई घटना नहीं है जो इस प्रकार से जो घटित हुई है। तो उसमें एक जो भरोसा उठा है उसके लिए जिम्मेदार जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों का है जो मदरसों के अंदर जिस प्रकार से शिक्षा हो रही है उसका आधुनिकीकरण होना चाहिए। उसके बाद में जो लॉ का स्टेट का जो लॉ है वहाँ के हिसाब से उनको अशोक गहलोत को देखना चाहिए। और तीसरी जो बात है, इस तरह जो मुस्लिम और जो इस तरह के बयानों से जो अराजकता फैलती है और जो उन्माद फैलता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी मैं वही बता रहा हूँ, ये उन्माद इन्हीं लोगों के कारण दे रहे हैं। अगर इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की होती तो आज ये स्थिति नहीं पनती होती। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना सा होता आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहेगा, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, अपनी गलती कोई देखेगा नहीं। हम कहाँ, हमारे अंदर कहाँ कमी कोई नहीं देखना चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये चीजें शुरू कहाँ से हुई और क्यों इस तरह की बयानबाजी की जाती है जिससे एक आम आदमी की भी जो जिंदगी है वो खतरे में पड़ जाती है। चूक कहाँ हुई, जिम्मेदारी कौन लेगा कि एक आदमी सुरक्षा को लेकर बार बार पुलिस के दरवाजे खटखटा रहा है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, अंततः उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, पूरा घर उसका अस्त व्यस्त हो जाता है। सरकारों की ये सियासत तो सुरक्षा में चूक कब तक ऐसे ही लोगों की जान लेती रहेगी और कब तक ऐसी सियासत चलती रहेगी जहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता रहेगा बजाय देश को एकजुट करने के। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।